Hello students, again we are here to study semiconductor electronics, and this time we are studying what is relation between current and voltage for a PN junction diode। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल्स में पढ़ा होगा, जैसे कोई सिंपल ओमिक डिवाइसेस होती हैं, ओमिक मटेरियल्स होते हैं, उनके लिए सिंपल रिलेशन होता है ना, एक V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ, रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज कैसे बिहेव करता है। करंट और वोल्टेज सिंपली डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बिहेव करता है। तो हम लोगों ने ये तो पढ़ा कि पीएन जंक्शन डायोड के केस में करंट और वोल्टेज सिंपल डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो एग्जिस्ट नहीं करता, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला बिहेवियर तो इनका नहीं है। तो कोई और बिहेवियर होगा तो उसको मैथमेटिकली अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। क्या है देखना, मेन करंट I इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट करंट I नॉट। क्या वैल्यू है और क्या नाम है इसका वो आगे देखना है। तो I इज इक्वल्स टू I नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ EV अपॉन NKT। व्हाट इज EV NKT? E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल हम लोग जानते हैं। V अप्लाइड वोल्टेज, ये नेट करंट, ये जो हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था ना करंट एंड वोल्टेज, ये I करंट है और ये V अप्लाइड वोल्टेज है। N, ये N वही है जो हम पुराना पढ़कर आए हैं। N क्या होता था अगर इलेक्ट्रिकल्स में याद करें तो N होता था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये वही N है। के आप लोग पहले पढ़कर आए, लाइक 11th में पढ़ा होगा, कैपिटल के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये वही वाला बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। एंड कैपिटल T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। पढ़िए हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया था, वहीं टेम्परेचर से ही बात स्टार्ट हुई थी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी हमेशा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की होती है। तो नेट करंट I इज इक्वल्स टू अ पर्टिकुलर कांस्टेंट करंट I नॉट, जिसका नाम हम आगे देखते हैं, इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ EV अपॉन NKT, दिस टर्म -1। क्लियर? ये हम लोगों के पास रिलेशन है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अब हम लोग देखें कि हाउ दिस रिलेशन बिहेव्स इन फॉरवर्ड बायस एंड हाउ विल इट बिहेव इन रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में अगर बात करें तो अप्लाइड वोल्टेज वुड बी पॉजिटिव। अगर अप्लाइड वोल्टेज पॉजिटिव है तो ये टर्म तो बहुत बड़े हो गए एज कम्पेयर टू 1, तो 1 कैन बी इग्नोर्ड। 1 को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन विद दिस। तो हम लोग ऐसा बोले कि यार ई रेसे पार EV अपॉन NKT will be very very greater than 1, so 1 can be ignored. The net relation will be I is equals to I naught exponential of EV upon NKT। ये नेट रिलेशन बचेगा फॉर फॉरवर्ड बायस। क्लियर? और हम लोग अगर प्रैक्टिकली देखें तो हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस का जब ग्राफ ड्रॉ किया था तो प्रैक्टिकली देखें तो फॉरवर्ड बायस का करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ भी एक्सपोनेंशियल ही तो आया था। याद करो, ऐसा ग्राफ था, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ था, तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग दिख रहा है। क्लियर? तो करंट वोल्टेज पे एक्सपोनेंशियल तरीके से बिहेव करेगा, एक्सपोनेंशियल तरीके से ही प्रैक्टिकली वो बिहेव कर रहा था। तो दिस इज द रिलेशन फॉर फॉरवर्ड बायसिंग। एंड व्हाट इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग, अगर हम लोग रिवर्स बायस करेंगे तो अप्लाइड वोल्टेज विल बी नेगेटिव। अगर अप्लाइड वोल्टेज नेगेटिव होगा तो एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस टर्म, मतलब ये एक टर्म हो जाएगी ई रेज़ टू पावर नेगेटिव EV अपॉन NKT। तो जब पॉजिटिव के केस में आप लोग बोल रहे हो कि इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो नेगेटिव के केस में ऑब्वियसली इट विल बी वेरी वेरी लेस देन 1। तो दिस टर्म इन कंपैरिजन विद 1 कैन बी नेग्लेक्टेड। हियर उल्टा केस है, इधर इस टर्म के कंपैरिजन में 1 नेग्लेक्ट हुआ था बिकॉज इट वाज पॉजिटिव एंड हाई वैल्यू, इधर उतना ही नेगेटिव और लो वैल्यू। ठीक है, वोल्टेज नेगेटिव है ना, तो इसकी वैल्यू उतनी ही लो होगी, इसलिए 1 के कंपैरिजन में ये नेग्लेक्ट हो सकता है। तो नेट रिलेशन विल बी I is equals to I naught into -1, that means I is equals to minus I naught। तो याद करो रिलेशन प्रैक्टिकली कैसा था, थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बना था ऐसा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही तो करंट था। तो ऑलमोस्ट मतलब नेगेटिव I naught कांस्टेंट ही तो है, तो I naught का नाम आप क्या दे सकते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो ये I naught का नाम इसीलिए मैंने पहले नहीं बताया था क्योंकि ये अब हम लोगों को पता चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या था रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन बिटवीन ठीक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। मतलब वोल्टेज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि वोल्टेज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो रही है ये फॉर रिवर्स बायस, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फॉर फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का रिलेशन हो गया बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अब हम लोग बात करते हैं, एक और बात कर लेते हैं इसके रेजिस्टेंस की। ठीक है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन वही है जो हम लोग पुरानी पढ़कर आए।
अगर मैथमेटिकल बात करें तो वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है। वहाँ रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता था, यहाँ कांस्टेंट नहीं होगा, हर पॉइंट पे अपना अलग निकलेगा, क्योंकि वहाँ ग्राफ स्ट्रेट होता था, एक जैसा कर्व होता था, एक जैसी स्ट्रेट लाइन होती थी, एक जैसा स्लोप होता था। यहाँ स्लोप अपना अपना है, हर पॉइंट पे अलग अलग रेजिस्टेंस आएगा। तो रेजिस्टेंस भी दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक करते हैं स्टेटिक तरीके से, स्टेटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, एक करते हैं डायनेमिक, जिसको बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। स्टेटिक का मतलब एक पॉइंट लिया, वोल्टेज देखा कितना, करंट देखा कितना, डिवाइड कर दिया, क्या हो जाएगा, स्टैटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर आप बोलेंगे कि डायनेमिक क्या होता है, तो डायनेमिक दो पॉइंट्स के बीच का देखेंगे, दो पॉइंट्स ले लेंगे, दो पॉइंट्स ले लेंगे, डिफरेंस इन वोल्टेज, दो पॉइंट्स लेंगे, डिफरेंस इन करंट, डिफरेंस इन वोल्टेज, डिफरेंस इन करंट, डिवाइड करेंगे, डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक रेजिस्टेंस देखूँ और फॉरवर्ड बायस, तो कोई भी पॉइंट पे आप वोल्टेज देख लेना फॉरवर्ड बायस का, जिस पॉइंट का आपको निकालना हो, और उसी पॉइंट का फॉरवर्ड बायस का करंट देख लेना, डिवीजन, दैट विल बी कॉल्ड स्टैटिक रेजिस्टेंस। एंड सिमिलरली अगर आप रिवर्स बायस का, सॉरी फॉरवर्ड बायस का ही डायनेमिक रेजिस्टेंस देख रहे हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस किसका, फॉरवर्ड बायस का, तो दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज डिफरेंस एंड दो पॉइंट्स के बीच का करंट डिफरेंस। फॉरवर्ड बायस के केस में ग्राफ पे से दो पॉइंट्स ले लेंगे और दो पॉइंट्स जिनके बीच का आपको रेजिस्टेंस निकालना हो, उनका वोल्टेज डिफरेंस और उनका करंट डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपके पास डायनेमिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। बेसिकली 100 ओम के ऑर्डर का आता है, 100 ओम का रेंज चलता है इधर, ठीक है। दो बार काटना पड़ेगा, ठीक। और अगर हम यही इस केस में बात करेंगे रिवर्स बायस के केस में, तो यहाँ भी हम लोग स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालना को वही किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ले लेंगे, तो वोल्टेज और करंट डिवाइड कर देंगे, रिवर्स बायस का या रिवर्स बायस का, तो ये रिवर्स स्टैटिक करंट, रिवर्स स्टैटिक रेजिस्टेंस आ जाएगा। और वही डायनेमिक निकालना हो तो रिवर्स डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है, डेल वी अपॉन डेल आई, दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस ले लेंगे, तो ये रिवर्स का, ये भी रिवर्स का, ये डायनेमिक रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस या स्टैटिक रेजिस्टेंस, ये डायनेमिक रेजिस्टेंस और स्टैटिक रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस के केस में ये 100 ओम का था, और इस केस में ये मेगा ओम के ऑर्डर का होता है। मेगा ओम के ऑर्डर का क्यों समझते हैं हम लोग, रिवर्स बायस क्या करता है, हाई रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है, उसमें डिप्लेशन रीजन बहुत मोटा होता है और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट होता है। करंट ही कितना सा आता है, करंट देखा जाए तो किस ऑर्डर का आता है, माइक्रो ओम के ऑर्डर का आता है ना, तो माइक्रो 10⁻⁻⁶ ऊपर जाएगा 10⁻+6, तो मेगा ओम का ऑर्डर बनेगा इधर रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास हो गया रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। फॉरवर्ड बायस में कैसा बिहेव हुआ, वन नेग्लेक्ट हो गया था, रिवर्स बायस में कैसा बिहेव हुआ, ये वोल्टेज वाली टर्म ही नेग्लेक्ट हो गई थी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट नेगेटिव स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आया था। रेजिस्टेंस की बात की तो स्टैटिक और डायनेमिक दो तरीके से निकाला, एक पॉइंट पे निकालेंगे तो वोल्टेज अपॉन करंट, दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस लेंगे तो वोल्टेज अपॉन करंट, ये डायनेमिक हो जाएगा, ये स्टैटिक हो जाएगा। 100 ओम का इधर ऑर्डर रहेगा, मेगा ओम का उधर ऑर्डर रहेगा, ये फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग के केस में, क्लियर। सो ये हम लोगों का डायोड वाला टॉपिक यहाँ क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो भी पढ़ेंगे उसमें डायोड को यूज़ करेंगे। अभी तक हम लोग डायोड का स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक, बिहेवियर पढ़ रहे थे। अब आगे जो भी टॉपिक आएगा उसमें हम लोग डायोड को यूज़ करेंगे, हाउ इट कैन बी यूज्ड इन एक्सटर्नल सर्किट।